क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको अमरता मिल जाए तो क्या होगा? बस एक पल के लिए सोचिए, आप देखेंगे कि आपके सारे अपने, आपके चाहने वाले धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाएंगे और हर कोई, हर चीज जिससे आप जुड़ाव रखते हैं वो सब खत्म हो जाएगा। फ्री रेन बियॉन्ड जर्नी एंड एक ऐसा एनिमे है जो इसी विचार को खूबसूरती से दर्शाता है। ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ आमतौर पर दूसरी कहानियाँ खत्म होती है, जब हीरो लोग अपना मिशन पूरा करके घर लौटते हैं। फ्री रेन एक एल्फ जादूगरनी है, उसके साथ है हीरो हिमेल, योद्धा आइजेन और पुजारी हेटर। इन चारों ने मिलकर डीमन किंग को हराने के लिए 10 साल लंबी यात्रा की थी। अब जब इनका मिशन पूरा हो चुका है तो वे राजधानी लौटे हैं। हिमेल, आइजेन और हेटर अब अपनी बाकी जिंदगी शांति से बिताना चाहते हैं, लेकिन फ्री रेन अलग है। वो एक एल्फ है और एल्फ हजारों सालों तक जीते हैं। फ्री रेन खुद 1000 साल से ज्यादा पुरानी है, फिर भी एक छोटी सी बच्ची जैसी दिखती है। उसके लिए 10 साल कोई बड़ी बात नहीं, इसलिए वह फिर से निकलने का फैसला करती है, इस बार और जादू सीखने के लिए। जाने से पहले सभी दोस्त एक आखिरी बार साथ में मीटियोर शावर देखने के लिए जाते हैं, जो हर 50 साल में एक बार होता है। फ्री रेन थोड़ी निराश होती है और वादा करती है कि अगली बार वह उन्हें और भी अच्छी जगह पर लेके जाएगी। वह फिर से यात्रा पर निकल जाती है और कहानी में समय तेजी से आगे बढ़ता है। सिर्फ कुछ मिनट बाद 50 साल बीत चुके होते हैं। अब हिमेल बूढ़ा हो चुका है और हेटर भी। आइजेन अब भी वैसा ही दिखता है क्योंकि वह ड्वार्फ है। उनकी उम्र इंसानों से कहीं ज्यादा होती है। हिमेल फ्री रेन को ड्रैगन हॉर्न देता है, जो वह इतने सालों से संभाल कर रखे हुए था। इसके बाद वे एक आखिरी बार साथ में एक यात्रा पर निकलते हैं और एक खूबसूरत जगह पर बैठकर मीटियोर शावर देखते हैं। यह एक शांत, भावुक और भव्य दृश्य है, लेकिन दुख की बात है कि हिमेल इस यात्रा के कुछ ही समय बाद दुनिया छोड़ देता है। हिमेल के अंतिम संस्कार में फ्री रेन को एक बात गहराई से झकझोर देती है। उसे हमेशा से पता था कि इंसानों की जिंदगी छोटी होती है, फिर उसने कभी यह क्यों नहीं सोचा कि वह हिमेल को और बेहतर जान सकती थी। वो पछतावे से आंसू बहाती है और एक निर्णय लेती है कि अब से वह इंसानों को और अच्छे से जानने की कोशिश करेगी। 20 साल बाद फ्री रेन हेटर से मिलने जाती है। वह एक प्यारी सी बैगनी बालों वाली लड़की से मिलती है। उसका नाम फर्न है और वह हेटर की बेटी है। हेटर अब बहुत बूढ़ा हो चुका है और शायद इसी वजह से वो फ्री रेन से एक गुजारिश करता है कि वह फर्न को अपने साथ ले जाए। फ्री रेन पहले तो हिचकिचाती है, उसे लगता है कि वह इतनी छोटी लड़की को नहीं संभाल पाएगी। हेटर फिलहाल बात छोड़ देता है और उससे एक और मदद मांगता है, एक प्राचीन अमरता की किताब को समझने में मदद। साथ ही वह चाहता है कि फ्री रेन फर्न को जादू सिखाए। फ्री रेन उसकी बात मान लेती है। फ्री रेन अब उस अमरता वाली किताब को पढ़ने लगती है और साथ ही अपने खाली समय में फर्न को जादू सिखाती रहती है। ये सिलसिला करीब 4 साल तक चलता है। उधर हेटर की तबीयत धीरे धीरे और भी बिगड़ती जाती है। आखिरकार वो बिस्तर पर आ जाता है और समझ जाता है कि उसका समय पूरा हो गया है। वहीं दूसरी ओर फर्न पहले से भी ज्यादा लगन से ट्रेनिंग करने लगती है, जैसे वो कुछ साबित करना चाहती हो। वो जानती है कि अब हेटर के पास ज्यादा समय नहीं बचा। असल में फर्न के माता पिता एक युद्ध में मारे गए थे और उसका पूरा गांव तबाह हो गया था। वो खुदकुशी करने ही वाली थी, लेकिन तभी हेटर ने उसकी जान बचाई। इसलिए अब फर्न हेटर को दिखाना चाहती है कि वो भले ही इस दुनिया में ना रहे, वो खुद पर निर्भर होकर जिंदगी जी सकती है। अब सवाल यह है कि वो अमरता वाली किताब पर क्या हुआ? तो जवाब है, वो धोखा था। हेटर ने फ्री रेन को चकमा दिया। उसे पता था कि उस किताब में कोई अमरता का रहस्य नहीं है। वो बस चाहता था कि फ्री रेन कुछ साल वहीं रुके ताकि फर्न को अच्छी जादूगरनी बना सके। अब जब उसका समय पास है, वो फ्री रेन से वही बात फिर से पूछता है, क्या वो फर्न को अपने साथ ले जाएगी? इस बार फ्री रेन के पास कोई वजह नहीं मना करने की, लेकिन वो रोने लगती है क्योंकि वो चाहती है कि हेटर और फर्न के बीच ठीक से विदाई हो। हम देखते हैं कि फर्न और हेटर मुस्कुरा रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं और कुछ समय बाद हेटर इस दुनिया को अलविदा कह देता है। इसके बाद फर्न फ्री रेन के साथ उसकी यात्रा पर चल पड़ती है। शुरुआत में उसे फ्री रेन की अजीब आदतों की आदत डालने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन धीरे धीरे दोनों एक बेहतरीन टीम बन जाते हैं। एक दिन वे एक गांव में पहुंचते हैं जहां उन्हें पुराने हीरो हिमेल की एक मूर्ति दिखाई देती है। फ्री रेन उस मूर्ति को एक खास फूल से सजाने का फैसला करती है, जिसका नाम है ब्लू मून वीड। ये फूल हिमेल के गांव में पाया जाता था, वही हीरो जिसके साथ फ्री रेन ने सालों पहले यात्रा की थी। अब दिक्कत यह है कि ये फूल इस इलाके में लुप्त हो चुका है, लेकिन फ्री रेन फिर भी हार नहीं मानती और इस फूल को फिर से उगाने की ठान लेती है। फर्न सोचती है कि ये सब करने का क्या कोई मतलब भी है, पर फिर उसे याद आता है कि फ्री रेन की इन छोटी छोटी चीजों में दिलचस्पी लेने की आदत उसे हीरो हिमेल से ही मिली थी। फ्री रेन जादू इकट्ठा करती है। लगभग 6 महीने की मेहनत के बाद उन्हें एक रेड नेस्ट में ब्लू मून वीट का थोड़ा सा अंश मिलता है। फ्री रेन फिर अपना जादू इस्तेमाल करके उस छोटे से पौधे को पूरे फूलों के खेत में बदल देती है। हीरो की मूर्ति अब सुंदर नीले फूलों से सज चुकी है और फर्न को एक बहुत बड़ी बात समझ आती है, जिंदगी में सिर्फ जादू सीखना ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि सबसे जरूरी है कि आपके अंदर किसी चीज को लेकर जुनून हो। इसके बाद फर्न को लगता है कि फ्री रेन कुछ छुपा रही
रही है, इसलिए वो चुपचाप उसका पीछा करने लगती है। शहर में फर्न उसे कुछ दुकानों पर संदिग्ध व्यवहार करते हुए देखती है तो सोचती है कि आखिर फ्रीरेन क्या कर रही है। असल में कुछ खास नहीं, फ्रीरेन फर्न के लिए एक जन्मदिन का तोहफा ढूंढ रही थी क्योंकि आज फर्न का 16वां जन्मदिन है। फ्रीरेन उसे एक सुंदर सा बालों का सजावटी क्लिप देती है जैसी उम्मीद थी। फर्न बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि इस तोहफे ने उसे बेहद खुशी दी है। उनकी यात्रा जारी रहती है। अब दोनों वही स्थान देखने जाती है जहाँ फ्रीरेन ने करीब 80 साल पहले अपनी पुरानी पार्टी के साथ समय बिताया था। वे दोनों एक गाँव में पहुँचती है जहाँ फ्रीरेन ने कभी भ्रष्टता के दानों को सील किया था। उस वक्त वो इतनी ताकतवर नहीं थी कि उसे हरा सके, मगर अब वो इससे कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। उसे गांव के बुजुर्ग से पता चलता है कि हिमेल हर साल उस सील को देखने आता था अपनी मौत तक। शायद उसे पता था कि फ्रीरेन एक दिन वापस जरूर आएगी और उस दानव को मार देगी उसके छूटने से पहले। और ऐसा ही होता है। दानव का घातक जादू अब फ्रीरेन पर असर नहीं करता और वो उसे पूरी तरह से नष्ट कर देती है। वो यह भी याद करती है कि गाँव का जो बुजुर्ग है वो 80 साल पहले एक छोटा सा बच्चा था। शायद अब फ्रीरेन को इंसानों से कुछ और जुड़ाव महसूस होने लगा है। इसके बाद लड़कियां एक बीच को नए साल के त्योहार के लिए साफ करने का काम लेती है। बदले में उन्हें महान जादूगर फ्लेम की जादुई किताब देने का वादा किया जाता है जो फ्रीरेन की दिलचस्पी का कारण बनती है। हालांकि बाद में पता चलता है कि वो किताब नकली है, लेकिन फिर भी दोनों मेहनत से बीच की सफाई करती है और त्योहार से ठीक पहले सब कुछ तैयार कर लेती है। अब जब साल का पहला सूरज उगने का समय आता है तो फ्रीरेन नींद में डूबी होती है। अगर फर्न उसे जगाकर खींचकर बाहर न लाती तो वो सूर्योदय देख ही नहीं पाती। असल में पिछली बार जब वो अपनी पार्टी के साथ यहाँ आई थी तो उसने सूरज को उगते हुए नहीं देखा था और हिमल और बाकी लोग उससे नाराज हो गए थे। वो उस तरह की इंसान है जिसे नींद बहुत ज्यादा प्यारी है बजाय सूरज उगता देखने के। मगर इस बार जब सूरज निकलता है और फर्न के चेहरे पर वो चमकती मुस्कान देखती है तो फ्रीरेन को एक गहरी बात समझ में आती है कि असल चीज अनुभव साझा करना है। उसके दोस्त इसलिए नाराज थे क्योंकि वो उसके साथ सूरज उगते हुए देखना चाहते थे। इसके बाद दोनों आइजन से मिलने जाते हैं। हिमल को गुजरे हुए अब 28 साल हो चुके हैं और इतने ही सालों बाद फ्रीरेन और आइजन फिर से मिलते हैं। आइजन कहता है कि वो हेटर से संपर्क में था, इसलिए उसे पता था कि फर्न अब फ्रीरेन की शिष्या बन चुकी है। फ्रीरेन पूछती है क्या वह उसके लिए कुछ कर सकती है। तब आइजन फ्लेम की असली किताब का जिक्र करता है और चाहता है कि फ्रीरेन उसे खोजने में मदद करे। यह किताब खास है क्योंकि इससे मरे हुए लोगों से बात की जा सकती है। और आइजन को यह किताब क्यों चाहिए? क्योंकि वो जानता है कि फ्रीरेन को इस बात का पछतावा है कि वो हिमल से अलविदा में ठीक से बात नहीं कर सकी थी, इसलिए वो चाहता है कि फ्रीरेन इस किताब से हिमल से बात कर पाए। अब बात करें फ्लेम की तो यह वही जादूगरनी है जिसने 1000 साल पहले फ्रीरेन को प्रशिक्षित किया था। मगर फ्लेम एक इंसान थी और इतनी लंबी उम्र नहीं जी सकी। मरने से पहले उसने फ्रीरेन से एक बात कही थी, अगर कभी तुम्हें इस बात का पछतावा हो तो मेरे घर आ जाना। फ्रीरेन, आइजन और फर्न इस सुराग के आधार पर उस किताब को खोजने में सफल हो जाते हैं। हालांकि मरे हुए से बात करने के लिए फ्रीरेन को एरियल जाना होगा जो कि महाद्वीप का सबसे उत्तरी छोर है। कहा जाता है कि यही वो जगह है जहां सभी आत्माएं अंततः पहुंचती है। दानव राजा का किला भी वहीं हुआ करता था। फिलहाल वो सभी आइजन के घर लौट रहे होते हैं और इस दौरान आइजन कहता है मैं खुश हूँ कि फ्रीरेन अब धीरे धीरे बदल रही है। अब जब वे आइजन को विदा करने आते हैं तो वो फ्रीरेन की तारीफ करता है कि उसने फर्न को कितना अच्छा सिखाया है, एक बेहतरीन मेंटर बनकर। फर्न पूछती है क्या आप हमारे साथ एरियल की यात्रा पर चलना चाहेंगे, लेकिन ये बूढ़ा बौना योद्धा मुस्कुराकर मना कर देता है। अब उसमें एक और लंबी यात्रा करने की ताकत नहीं बची। हालांकि वो एक पल को पुरानी यादों में खो जाता है। वो 10 साल लंबा सफर जब उन्होंने साथ मिलकर दानव राजा को हराया था और इस बार भी एरियल तक पहुंचने में 10 साल लगेंगे, लेकिन 10 साल तो फ्रीरेन की उम्र का 1% भी नहीं है। फर्न के लिए ये बात अलग है, लेकिन वो फ्रीरेन के साथ सफर करने से खुश है, उसे कोई शिकायत नहीं। आगे की यात्रा में दोनों एक ऐसे गांव पहुंचती है जहां लोग अपने मरे हुए रिश्तेदारों को देख रहे होते हैं, मगर थोड़ी देर बाद वो अचानक गायब हो जाते हैं। फ्रीरेन समझाती है कि ये काम है आइमेन नामक जीव का होता है ताकि तुम अपनी सुरक्षा भूल जाओ और फिर तुम दोबारा कभी नहीं दिखते। हालांकि इस माया से बाहर निकलना उतना मुश्किल नहीं है, बस उस भूत पर हमला करना होता है, चाहे वो तुम्हारे किसी अपने जैसा क्यों न दिखे। फर्न को हंटर का भूत दिखता है जबकि फ्रीरेन को हीमेल का। जैसी उम्मीद थी फर्न इसके लिए तैयार नहीं थी, लेकिन फ्रीरेन जानती थी कि क्या हो रहा है। उसे याद आता है जब वो पहले अपने पुराने गुरु फ्लेम का माया रूप
रूप देखा करती थी और अब वो हिमल को देख रही है। हिमल का भूत कहता है गोली चला दो और उसी पल आइनम का असली रूप सामने आ जाता है। तभी फर्न आगे बढ़ती है और अपने जबरदस्त जादू से उसे वहीं खत्म कर देती है। इसके बाद लड़कियां पहुंचती है एक ड्रैगन के घोंसले पर। फ्रीडन को दिलचस्पी होती है क्योंकि वहाँ एक जादुई किताब पड़ी होती है, मगर उसे लेने से पहले ड्रैगन को हराना पड़ेगा। यहीं पर एंट्री होती है आइजन के शिष्य की, जो इस इलाके का हीरो है, जिसका नाम है स्टार्क। मगर बात यह है कि वो थोड़ा डरपोक है। ड्रैगन को मारना तो दूर, उसने आज तक एक मक्खी भी नहीं मारी। हालांकि फ्रीडन एक जरूरी बात कहती है, वो आइजन का शिष्य है, इसलिए उसमें जरूर कुछ खास है। और हाँ, यही सच है। स्टार्क खुद पर भरोसा करता है और गर्व से खड़ा होता है क्योंकि उसने सच में कड़ी मेहनत की है। वो रोज एक पहाड़ी के किनारे अपनी तलवार घुमाता रहा, लगातार 3 साल तक। इतनी बार तलवार चलाई है कि उस चट्टान में अब एक गहरी दरार पड़ चुकी है। फर्न स्टार्क के डर को कम करने की कोशिश करती है। वो उसे बताती है कि जब उसने पहली बार किसी राक्षस से लड़ाई की थी तो वो भी बिल्कुल वैसा ही डर रही थी। फ्रीडन तो उसे सीधा वहाँ ले गई थी और कोई मदद भी नहीं की। फर्न खुद को एक कोने में फंसा हुआ महसूस कर रही थी। तभी उसके शरीर ने खुद ही समझ लिया कि अब उसे खुद पर ही भरोसा करना होगा। अब वो यही बात स्टार्क को बताती है, तुम्हें खुद की ताकत पर भरोसा करना होगा। जैसे ही लड़ाई का समय आता है, स्टार्क का पूरा शरीर डर से कांप रहा होता है। तभी फ्रीडन कहती है, तुम्हारे गुरु आइजन भी पहले डर के मारे कांपा करते थे। यह बात स्टार्क को थोड़ी शांति देती है और फिर तो ऐसा लगता है मानो चिंता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि स्टार्क ड्रैगन को बड़े आसानी से हरा देता है बिना फ्रीडन की मदद लिए। हाँ, हीरो ने अपना काम कर दिखाया। वो गाँव वालों से विदा लेता है और अब फ्रीडन की पार्टी का हिस्सा बन जाता है। सफर आगे बढ़ता है और वे पहुंचते हैं वॉल नामक शहर में। लेकिन एक समस्या है, आगे जाने की अनुमति नहीं है क्योंकि अगले चेक पॉइंट्स पर राक्षस का खतरा है। कोई नहीं जानता हालात कब सुधरेंगे, हो सकता है इसमें 2 साल भी लग जाए। फ्रीडन को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो शहर में रहकर कुछ नई जादू विद्या सीखने को तैयार है। लेकिन स्टार्क इससे नाखुश है। उसे तो अपनी यात्रा जारी रखनी है क्योंकि वो एक दिन आइजन के पास लौटना चाहता है और उसे बताना चाहता है कि उसने सफर में क्या क्या कमाल किया। वो इस बारे में फर्न से लंबी बात करता है, यहाँ तक कि ये भी सोचता है कि क्या वो उड़कर चेक पॉइंट्स पार कर सकते हैं। इधर फर्न और स्टार्क फ्रीडन को अजीब हरकतें करते पकड़ लेते हैं। वो पहरेदारों से बचने की कोशिश कर रही होती है क्योंकि उसे लगता है कि वो मुसीबत में है, मगर सच्चाई तो कुछ और ही निकलती है। शहर का प्रमुख उसे पहचान लेता है कि वो वही हीरो है जिसने दानव राजा को हराया था और फिर फ्रीडन और उसकी पार्टी को सम्मान पूर्वक पास दे दिया जाता है। शहर के लोग उन्हें हीरो जैसी विदाई देते हैं। स्टार्क अब तो जरूर खुश होगा क्योंकि इससे बेहतर तरीके से सफर की शुरुआत और क्या हो सकती है। यात्रा उत्तर की ओर जारी रहती है। रास्ते में एक सड़क बाधा हटाने में तीनों मदद करते हैं। बातों बातों में फर्न कहती है उसने फ्रीडन के अलावा कभी कोई और एल्फ नहीं देखा। फ्रीडन बताती है कि उसकी नस्ल बहुत घट चुकी है। वो आखिरी बार किसी एल्फ से 400 साल पहले मिली थी। इसके बाद वो एक गाँव में पहुँचते हैं जहाँ लोग मुक्ति दिवस मनाने जा रहे होते हैं। वहाँ फ्रीडन और उसके साथियों की मूर्ति लगी होती है। उन्हें देखकर फ्रीडन को हिमेल की बात याद आती है। उसने एक बार कहा था, भविष्य में भी ये मूर्तियाँ तुम्हें हमेशा तुम्हारे दोस्तों की याद दिलाएंगी, तुम कभी अकेली नहीं रहोगी। आगे शहर में घूमते हुए फर्न अचानक कुछ राक्षसों को देख लेती है और बिना सोचे समझे उन पर हमला कर देती है, पर नतीजा वो जेल में पहुंच जाती है क्योंकि वो राक्षस असल में शांति दूत थे। बाद में फर्न और स्टार्क उससे मिलने आते हैं और बताते हैं कि यहाँ युद्ध की स्थिति बनी हुई है और ये राक्षस भेजे गए थे औरा नाम के एक 7 मेजर डिस्ट्रक्शन में से एक की ओर से। औरा ने अपने राक्षसों को शांति वार्ता के लिए भेजा था, लेकिन फ्रीडन जरा भी प्रभावित नहीं होती। वो साफ कहती है राक्षसों से कभी कोई समझौता नहीं हो सकता, भले ही वो मानव भाषा सीख ले। उनका असली मकसद सिर्फ धोखा देना और तबाही मचाना होता है। और जैसा कि फ्रीडन ने कहा, शांति वार्ता महज एक धोखा थी। राक्षसों का असली इरादा है शहर की सुरक्षा को कमजोर करना ताकि औरा एक ही बार में पूरे शहर को खत्म कर सके। इसी बीच एक राक्षस जेल में आता है फर्न की जान लेने के लिए, लेकिन फर्न उसे तुरंत ही खत्म कर देती है और जेल से भी भाग निकलती है। अब तक राक्षसों ने शहर के नेता ग्रे नाइट को बंधक बना लिया है। इधर फर्न और स्टार्क को रास्ते में फ्रीडन मिलती है जो औरा को हराने जा रही होती है। वो चाहते हैं कि फ्रीडन दूतों से निपटने में मदद करे, लेकिन फ्रीडन साफ कह देती है कि अब ये काम तुम दोनों का है। हाँ, उसे फर्न और स्टार्क पर पूरा भरोसा है कि वो राक्षसों से खुद निपट सकते हैं। फर्न और स्टार्क ग्रे नाइट को बचा लेते हैं और इसी दौरान राक्षस दूत को एक सच्चाई का एहसास होता है। वो समझ जाता है कि ये वही है, इतिहास के सबसे ज्यादा राक्षसों को मारने वाली जादूगरनी फ्रीडन द स्लेयर।
ग्रे नाइट अब फर्न और स्टार्क को ऑरा के खतरनाक हथियार के बारे में बताता है। उसका नाम है स्केल्स ऑफ ओबीडियंस। ये एक ऐसा जादुई हथियार है जो उससे कम माना रखने वाले किसी भी व्यक्ति को उसके आदेशों का गुलाम बना देता है। और चूंकि ऑरा का माना बेहद ज्यादा है, उसने एक पूरी की पूरी सेना तैयार कर ली है जो बिना सवाल किए उसका हर हुक्म मानती है। अब दूसरी ओर फर्न और स्टार्क शहर के अंदर राक्षसी दूतों के हमले का सामना कर रहे हैं। फर्न का मुकाबला लुगनर से होता है और स्टार्क का लाइन से। और जैसा कि फ्रीरेन ने अंदाजा लगाया था, राक्षस उनके मुकाबले टिक ही नहीं पाते। जब स्टार्क नोटिस करता है कि लाइन आइजन की फाइटिंग स्टाइल की नकल कर रहा है तो वो जानबूझकर एक वार खाता है और फिर अपने कुल्हाड़ी से बिजली गिराकर उसे मार देता है। दूसरी ओर फर्न का अंदाज कुछ और ही है। वो बार बार एक ही साधारण अटैकिंग जादू का इस्तेमाल करती है, बिना रुके, बार बार लगातार। राक्षस सोच में पड़ जाता है, ये लड़की थक क्यों नहीं रही, क्या इसका माना खत्म ही नहीं होता। थोड़ी देर बाद उसे समझ में आता है फर्न ने अब तक अपने असली माना दिखाई ही नहीं थी। वो पूरे समय उसे दबा कर रखे थी। यही बात उसे एकदम असहज कर देती है और फर्न को मौका मिल जाता है उसे एक ही झटके में खत्म कर देने का। फर्न लुगनर को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। अब कहानी हमें 1000 साल पीछे ले जाती है। वही समय जब महान जादूगरी फ्लेम फ्रीरेन से पहली बार मिली थी। फ्रीरेन का गांव तबाह हो गया था और वो एकमात्र जीवित बची थी। फ्लेम ने उसे बचाया और उस राक्षसी जनरल को भी हराया जिसने उसका गांव नष्ट किया था। बाद में फ्लेम ने फ्रीरेन को माना दबाने की कला सिखाई। उसने बताया राक्षस हमेशा घमंडी और अति आत्मविश्वासी होते हैं। वे खुद अपनी माना को दबाने की सोच भी नहीं सकते, इसलिए अगर तुम अपनी माना छिपा लो तो उन्हें चौंका कर हरा सकती हो। यहीं से फ्रीरेन ने माना सप्रेशन की रणनीति सीखी थी। फ्रीरेन ने पूरी जिंदगी अपनी माना को दबा कर रखा और उसने ये कला फर्न को भी सिखा दी थी। अब बात करते हैं फ्रीरेन और ऑरा की लड़ाई की। ऑरा जो कि खुद को 500 साल पुरानी राक्षस बताती है, स्केल्स ऑफ ओबीडियंस नाम की जादुई हथियार का इस्तेमाल करती है। लेकिन सोचिए उसकी हैरानी जब फ्रीरेन अपनी असली शक्ति दिखाती है और तराजू उसे श्रेष्ठ मानते हैं। अब ऑरा के पास कोई चारा नहीं बचता, उसे फ्रीरेन का आदेश मानना पड़ता है। फ्रीरेन बिल्कुल लेलोक की तरह व्यवहार करती है और आरा से खुद ही खुद को खत्म करने को कहती है। आरा वही करती है और इस तरह लड़ाई खत्म हो जाती है। फ्रीरेन उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करती है जो ऑरा की कठपुतली सेना का हिस्सा बनकर मारे गए थे। वो फर्न और स्टार्क की भी तारीफ करती है कि उन्होंने भी अपने अपने दुश्मनों को हराया। गॉर्नेट एक भोजन उत्सव का आयोजन करता है और इसके बाद तीनों अपनी यात्रा फिर से शुरू करते हैं। अब उनका अगला गंतव्य है मैजिक सिटी ईस्ट, जहाँ से उन्हें मेज सर्टिफिकेशन लेना होगा, वरना उत्तरी पठार पार करने की अनुमति नहीं मिलेगी। यात्रा के दौरान वे तेज बर्फीले तूफान में फंस जाते हैं और उन्हें एक आपातकालीन केबिन में शरण लेनी पड़ती है। लेकिन वहाँ पहले से कोई मौजूद है, एक आधा नंगा साधु, और सबसे दिलचस्प बात वो भी एक एल्फ है। उसका नाम क्राफ्ट है और वो कुछ ज्यादा ही खुला इंसान लगता है क्योंकि वो तो स्टार्क के साथ बिना शर्ट के ही एक बिस्तर में सो जाता है। बर्फीला तूफान बहुत लंबा चलता है, इसलिए उन्हें मजबूरी में पूरी सर्दियाँ वहीं बितानी पड़ती है, करीब 6 महीने। इस दौरान क्राफ्ट फ्रीरेन से खुलकर बात करता है कैसे वो अपने सभी साथियों को खो चुका है और शायद अब दुनिया में कोई भी उसे याद नहीं करता। उसका कहना है जो लोग मुझे और मेरी उपलब्धियों को जानते हैं वे अब इस दुनिया में नहीं है। अब उसे सिर्फ देवी की पूजा से सुकून मिलता है ताकि जब वो अगली दुनिया में जाए तो कोई तो हो जो उसे स्वीकार करे। क्राफ्ट फ्रीरेन से उसका अतीत भी पूछता है और उससे कहता है तुम जो कुछ भी कर चुकी हो मैं उसे स्वीकार करता हूँ, एक एल्फ होने के नाते। यह सुनकर फ्रीरेन को हीमेल की बात याद आ जाती है जिसने कभी उसे यही बात कही थी। क्राफ्ट मुस्कुराता है और कहता है अपने साथियों को संजो कर रखना। इसके साथ ही वे तीनों लोग और क्राफ्ट अलग अलग रास्तों पे निकल जाते हैं, शायद किसी दिन उनकी फिर से मुलाकात हो। अब फ्रीरेन, फर्न और स्टार्क एक विलेज ऑफ द स्वॉर्ड नामक गांव में पहुंचते हैं जहां उन्हें एक दैत्य को हराना है जो एक प्राचीन तलवार के पास मंडरा रहा है। गांव की प्रमुख एक युवा महिला है जो फ्रीरेन पर नाराज है कि वो इतने समय तक वापस क्यों नहीं आई। अब बात उस तलवार की, कहा जाता है कि वही तलवार हीमेल ने खींची थी और ये एक महान नायक की तलवार मानी जाती है। स्टार्क भी यही मानता है लेकिन हकीकत अक्सर उम्मीद से अलग होती है। सच तो यह है कि हीमेल कभी उस तलवार को नहीं निकाल पाया था और यही बात थोड़ी चिंताजनक है। लेकिन यह माना जाता है कि सिर्फ एक सच्चा हीरो ही उस पौराणिक तलवार को निकाल सकता है। तो इसका मतलब है क्या हीमेल एक धोखेबाज था? फर्न समझाती है भले ही हीमेल तलवार नहीं निकाल सका लेकिन उसने तब भी घोषणा की थी कि वो राक्षसों के राजा को हराकर दुनिया में शांति वापस लाएगा और जैसा कि कहानी कहती है उसने वाकई दुनिया को बचा लिया। शायद आप वही होते हैं जो आप खुद को मानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आज स्टार्क का 18वां जन्मदिन है। फर्न फ्रीरेन से पूछती है कि क्या उसने स्टार्क के लिए कोई तोहफा लिया है। हमें थोड़ी फ्रीरेन फैन सर्विस भी देखने को मिलती है लेकिन सच्चाई ये है कि उसने अब तक कोई तोहफा सोचा ही नहीं था, बल्कि वो तो एक अजीब सी दवा निकालती है जो कपड़ों को गला देती है और कहती है यही स्टार्क को दे दूंगी, लड़कों को ऐसी चीजें पसंद होती है। फर्न गुस्से में वो दवा लेकर सीधे फ्रीरेन के पायजामे पर गिरा देती है जो कि तुरंत पिघल जाता है। इसके बाद फर्न बाहर आती है और स्टार्क से पूछती है कि उसे जन्मदिन के तोहफे के रूप में क्या चाहिए, लेकिन स्टार्क को
खुद ही पता नहीं कि उसे क्या चाहिए। वो उन योद्धाओं के परिवार से आता है जहाँ कभी जन्मदिन नहीं मनाए गए। शायद उसका परिवार उससे खुश नहीं था या शायद वो खुद से भी निराश था, क्योंकि एक बार जब राक्षसों ने हमला किया था तो वो डरकर कहीं भाग गया था और उस दिन उसका भाई मारा गया था। लेकिन फर्न उसकी मदद करती है और दोनों मिलकर उसके लिए एक सुंदर चांदी का कंगन चुनते हैं। जब वे घर लौटते हैं तो फ्रीरेन को हैमबर्ग स्टिक्स बनाते हुए पाते हैं। स्टार्क हैरान होता है और फ्रीरेन समझाती है कि हैमबर्ग स्टिक्स एक प्रशंसा का संकेत है। ये आइजन बनाया करते थे जब किसी ने बहुत मेहनत की हो। यह सुनकर स्टार्क को याद आता है कि उसका भाई उसके जन्मदिन पर यही बनाता था और फिर उसे याद आता है कि वो भागा नहीं था बल्कि उसके भाई ने उसे बचाने के लिए भेजा था। भाई ने अपनी जान दे दी ताकि स्टार्क बच सके। यही सोचकर स्टार्क थोड़ा भावुक हो जाता है और अपने भाई के प्यार में सुकून पाता है। यात्रा फिर से शुरू होती है। एक जगह फ्रीरेन देखती है कि एक पुजारी दलदल में फंसा है, लेकिन वह तुरंत मदद नहीं करती। वो याद करने की कोशिश कर रही होती है कि उस स्थिति में कौन सा जादू काम आता है। आखिरकार फ्रीरेन उसे बचा लेती है। फिर स्टार्क को एक जहरीले सांप ने काट लिया और वही पुजारी लौटकर स्टार्क को ठीक कर देता है, सिर्फ एक छूने से। उसका भाई बताता है कि उसका नाम शॉ है और उसके पास हीलिंग का जन्मजात हुनर है। शॉ का भाई फ्रीरेन से अनुरोध करता है कि वो शॉ को अपने साथ ले जाए। अभी शॉ भी एक एडवेंचरर बनना चाहता था पर अपना सपना छोड़ बैठा। यहाँ तक कि जब उसका सबसे अच्छा दोस्त 10 साल पहले यात्रा पर जा रहा था तब भी शॉ ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। फ्रीरेन को यह जानने में दिलचस्पी है कि आखिर उसने क्यों हार मान ली। शायद इसलिए भी क्योंकि जब हीमेल ने फ्रीरेन से साथ आने को कहा था तो उसे भी तब कोई खास इच्छा नहीं हुई थी। फ्रीरेन तय करती है कि वो शॉ को साथ ले जाएगी, लेकिन शॉ एक पुजारी है और ऐसे आसानी से राजी नहीं होता। वो उसके भाई को पूछते हैं कि शॉ को क्या पसंद है। वो कहता है शॉ को बड़ी उम्र की महिलाएं पसंद है, इसलिए फ्रीरेन खुद को परिपक्व महिला की तरह पेश करने की कोशिश करती है। यहाँ तक कि एक फ्लाइंग किस भी देती है, लेकिन शॉ बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता। उसका कहना है कि फर्न उसे उसके पुराने दोस्त की याद दिलाती है, पर अब 10 साल बीत चुके हैं और वह दोस्त शायद जिंदा नहीं रहा। फ्रीरेन उसे समझाती है अगर तुम अतीत में ही जिए तो अफसोस ही मिलेगा। यह बात शॉ को अंदर तक छू जाती है और वह सच बता देता है। उसका कहना है वो गांव में अपने भाई की वजह से रुका है। अभी उसके भाई को पवित्र शहर में रहने का मौका मिला था पर उसने सिर्फ शॉ के लिए वो मौका ठुकरा दिया। अब शॉ भी अपने भाई के लिए वही करना चाहता था, कुछ मूर्खतापूर्ण वजह से। तभी उसका भाई पहली बार उसे थप्पड़ मारता है। थोड़ी सख्ती जरूरी थी। अब शॉ अपना जिद छोड़ देता है और एक एडवेंचरर बनने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसका उद्देश्य अलग है। वो अपने खोए हुए दोस्त को ढूंढना चाहता है, इसीलिए वो फ्रीरेन के साथ तब तक रहेगा जब तक वो अपने दोस्त को नहीं पा लेता। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। साइन आउट।